इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये जो है के चंद्र जी पूछ रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को नेस्तनाबूद करें और क्षेत्रीय पार्टी द्वारा शासित महाराष्ट्र से सबक लें। यानी जो एनसीपी और शिवसेना ने किया है क्षेत्रीय पार्टी, और बिहार में हमने लालू को देखा है, यूपी में हमने मुलायम को, मायावती जी को देखा है, और बंगाल में हम साफ तानाशाही देख रहे हैं ममता बनर्जी की। तो क्षेत्रीय पार्टी जो अपने आप को संविधान से इतर समझ रही हैं, वो समझती हैं कि लोकतंत्र की जरा तानाशाही ला सकती है। तो क्षेत्रीय पार्टियों को रोकने का कोई तरीका है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप यदि हाल के कुछ वर्षों में देखेंगे तो मोदी के दौर में क्षेत्रीय छत्रपों का बहुत बुरा हाल हुआ है। और क्षेत्रीय छत्रप चाहे वो दक्षिण से ले लें या उत्तर से ले लें, इनका पूरा एक मात्र परिवारवाद की एक फैक्ट्री है। और चाहे वो कहीं, चाहे अपने राज्य में, बिहार में, हम दोनों बिहार से आते हैं, आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को उठा करके आप देख लीजिए, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। चाहे वो लालू प्रसाद की, मतलब वो एक परिवार की कंपनी है। नीतीश ने बहुत हद तक इसको एक प्रयास किया है कि उसे पारिवारिक कंपनी नहीं बनाया है अब तक। नीतीश के बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी को देख लीजिए, आप लालू यादव की पार्टी को तो बिल्कुल परिवार की पार्टी बन गई, मुलायम की पार्टी ले। आप देखिए कि जिन लोगों ने, अब ये मायावती और ममता के लिए आप ये कह सकते हैं कि दोनों ने शादी नहीं किया, उसकी तुलना वो मोदी से कर लेते हैं, मगर फिर भी देखिए दोनों ने अपने भतीजों के लिए क्या किया। तो भतीजा लिमिटेड कंपनी इन लोगों ने बना दिया है। और एकदम से ये जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, इन्होंने पूरे समाज को जाति में बांट दिया। और ये बहुत प्लान्ड में हुआ, मुझे लगता है सालों से ये बड़े प्लानिंग में हुआ है कि आप जब तक आप सनातनी समाज को यदि जाति में बांट देते हैं तो तुष्टीकरण का एक वोट जो है वो आपको थोक में मिल जाता है। बस घोषणा ये कर देनी है कि मस्जिद के इमामों की सैलरी 500 बढ़ा दी गई और मदरसों के शिक्षकों की 200 रुपए सैलरी बढ़ा दी। अब कितने मदरसे के कितने शिक्षक होते हैं? कमाल की बात यह है कि उन गिने चुने 100 डेढ़, मतलब 1,500-2,000 लोगों के लिए पूरे एक समुदाय का वोट आसानी से थोक में मिल जाता है। और उसके बाद एक खास जाति का उठा करके, इसीलिए मुझे लगता है कि क्षेत्रीय छत्रपों की पार्टी, ये जो कई देशों में जो 2 और 3 पार्टी नेशनल पार्टी होती है, वो ज्यादा बेहतर होता है, ताकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब इनका क्या, बिहार में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मिल भी जाएंगे कहां कहां, अब कहीं किसी के लिए कोई कहीं प्रचार करने जाएगा, किसका अब जैसे कि एनसीपी का बंगाल में क्या मायने मतलब रखता है, लेकिन पूरे एनसीपी माना जाता है कि शरद पवार के प्लानिंग के हिसाब से ही ममता ने काम किया है। और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक जानकार कहते हैं बंगाल में कि शरद पवार ने इशारा किया कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना है आपको, ताकि शरद पवार को का कंपटीशन सोनिया गांधी से। दिखता तो है कि दोनों मिल रहे हैं, दिखता तो है दोनों अपने हैं, लेकिन सही मायने में कांग्रेस को जितना डैमेज शरद पवार कर रहे हैं उतना तो मोदी कर भी नहीं पा रहे, ऐसा मुझे लगता है। इति जी हैं, इति जी न सिर्फ अच्छी श्रोता दर्शक हमारी हैं, बल्कि इंडिया स्पीक्स डेली पे वो लगातार ऑडियो के जरिए भी जापान के बारे में बताती रही हैं। अभी वो अपने झारखंड में ही हैं। तो वो कह रही, भगवान का शुक्र है कि आप दोनों ने नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया, नेशनल इंटरेस्ट में ये किया, और हम आपका धन्यवाद करते हैं, बिग रिस्पेक्ट है। तो हम लोगों ने तो खैर जो हम नौकरी अपनी छोड़ी और हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, परंतु कुछ लोगों ने जो नौकरी छोड़ी है और वो सड़क पे उठाईगिरी कर रहे हैं, थोड़ा मैं चाहूंगा मनीष भाई उस पे भी नजर डालें। देखिए इति जी, निश्चित रूप से इति जी पुराने व्यूअर्स हैं इंडिया स्पीक डेली के, और रेगुलर जो है वो मनीष ठाकुर शो की भी व्यूअर्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि और गंभीर हैं, बहुत गंभीर सवाल हमेशा रहते हैं इनके। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो छोड़ा, और ये चूंकि यदि पब्लिकली कह रहे हैं, देखिए संदीप जी, यदि आप ठोक के कहते हैं कि हमने 2013 में आपने छोड़ा, तो एक कोई चिरकुट किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं कह सकता है कि संदीप देव झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में झूठ नहीं बोल सकते आप। यही फर्क है मेन स्ट्रीम मीडिया में। 10 लोग कमेंट्स में यही आकर के कह देंगे कि संदीप देव झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो निकाल दिया गया था। ठीक उसी ढंग से यदि हमने नौकरी, जमी जमाई नौकरी
वो छोड़ी है इसी यूट्यूब के मंच के लिए कि यदि हमें ऐसा लगा कि ये मंच मिला है, हमने छोड़ा है, तो ये हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पब्लिकली ये हजारों लाखों लोग, और हम सोशल लाइफ में रहे हुए हैं, हमने 20 साल बिताया है, हमने आपने लगभग 2 दशक, कमोवेश हम लोग एक समय के, 1-2 साल आगे पीछे के हम लोग हैं, तो उस इतना दौर जो हमने बीता है, तो ये असल जो घातक है, जैसे मैंने कहा ना कि शरद पवार ज्यादा घातक है, तो हमारे अपने जो साथी हैं वही कूद करके दूसरे नाम से यहाँ कूद करके आएंगे, अरे संदीप देव झूठ बोल रहे हो यार, बड़ी ईमानदारी का ढोंग कर रहे हो, फलाना जगह तुमने तो ये किया हुआ है। तो किसी की औकात संदीप देव ने यदि नहीं दी है, तो ये तपस्या है उसकी 20 साल की, हमारी तपस्या, हमने अपने आप को तपाया है संदीप, इसीलिए हम ये ठसक के साथ कह सकते हैं, ये बेईमान नहीं कह सकते हैं जो संपादक सालों तक थे और रोड पे उठाई गिरी में आ गए, ये नहीं बोल सकते हैं ऐसा। ये नाम बड़े हैं, इनके सब्सक्राइबर हमारे आपकी तरह कूद कूद के नहीं बढ़ रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर एकाएक तेजी से बढ़ गए, क्योंकि ये नामचीन है, ये एक पार्टी के लिए, कुछ पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी आपकी तरह नहीं बोल सकते कि हमने नौकरी छोड़ी, 5000 लोग इनके मुंह पे थूकने लगेंगे, कह रहे फलाना जगह से तुम्हें निकाला गया। आप तो एक संपादक को जानता हूं कि आपकी लिखी किताब को बेच रहा है फेसबुक पे, आपने किताब लिखी हो एक बड़े संपादक के पिताजी के नाम पे, और उसको बेच लिया उसने किस तरह से। और मैं ये जानता हूं कि उस चैनल में आपके नौकरी के लिए मैं भी प्रयासरत था, उसने ये कहा कि भाई ये कहां से ले आए, उस समय आपकी लेखनी उसे पसंद नहीं आई, लेकिन आपके लिखे किताब के नाम पर उसने चापलूसी कर ली संपादक की। लोग बहुत नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि किताब संदीप जी ने लिखी थी, उस किताब को पढ़ करके एक सनसनीवास टाइप का चिरकुट जो है वो किताब पढ़ा, और मुझे पूरा विश्वास है किताब नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जिसने कभी पढ़ा नहीं वो इस तरह की किताब, वो आपने बहुत सारी किताबें लिखी है मगर आप खुद कहते हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कह रहा कि मैं रात में उठाया, पूरी रात में उठ ही नहीं पाया, मतलब पोटी उटी करने नहीं भी गया और किताब पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि खलिहर था, उसे नौकरी चाहिए थी। तो इस तरह से लोग जो संपादक बने हुए हैं वो नैतिकता नहीं बहार सकती, इसीलिए उनमें वो गट्स नहीं होता है। धीरे धीरे उनके परतें उखड़ रही है, और उन्हीं लोगों की कहानी है। यदि इस स्वार्थ पे आप आते हैं, यदि आप कहते हैं कि पत्रकारिता में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, पत्रकारिता में तो पढ़े लिखे लोगों की ही जरूरत है। यदि पढ़े लिखे नहीं, हम तो 24 घंटे, मैं तो कई बार वाइफ से कहता हूं कि यार मुझे 24 घंटे कम पड़ जा रहे हैं, हमेशा लगता है कि पढ़ना ही पड़ेगा तभी हम बोल पाएंगे। आप दिन रात इस तरह की सेवा तपस्या की, आप तब इतनी किताबें लिख पाए, लेकिन आपके लिखे हुए किताब को कोई दूसरा बेच रहा है कि अरे फलाना ने बहुत अच्छी लिखी, मतलब लिखी आपने, और किसी संपादक के बाप के नाम बताकर फलाना जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मतलब उनको फायदा हो गया। इस चिरकुट लेवल का फायदा उठाने वाले लोग इस चौथे स्तंभ की अगुवाई करते रहे हैं, यही दुखद रहा है। किशोर दहिया जी हैं, वो कह रहे हैं दोनों महानुभावों को एक साथ देख के अच्छा लगा, जनता को सच्चाई से अवगत कराने का काम कर रहे हैं, तो लगता है इस अंधेरे में जुगनू अब भी टिमटिमाता दिख रहा है। चलिए, एक छोटा सा प्रयास है वो हम कर पा रहे हैं, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये निरंतर जारी रहनी चाहिए। जितना छोटा प्रयास है, एक कहते हैं ना जुगनू की तरह, मैं इसे कहता हूं कि भगवान राम की कहानी में हर चीज बहुत रोचक है, गिलहरी की अपनी भूमिका है, और मुझे लगता है कि हमारे हर व्यूअर्स वो गिलहरी की भूमिका निभाते हैं। और इस चीज को हमने भी माना कि शुरू में मुझे भी थोड़ा संकोच हो रहा था, मगर आपके इस लाइन को मैंने माना कि यदि सब्सक्रिप्शन की राशि व्यूअर्स नहीं अदा करेंगे तो इस तरह के मंच को चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उन खलिहर संपादकों की तरह नहीं है कि हमारे दिनों दिन जो 2-4 दिनों में जो है हजारों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम उनके तरह लोकप्रिय नहीं है, उनके तरह हमने खैरात का धंधा नहीं किया है। इसीलिए हमें बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वतंत्र मीडिया के सपोर्ट में, चाहे इंडिया स्पीक डेली हो, चाहे द मनीष ठाकुर शो हो, इसके लिए सब उनको, उनकी मदद के बिना इस लड़ाई को, इस फाइट को, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैंने चिरकुट चैनल का नाम मतलब उसका वीडियो दिखा दिया तो मेरे उसको मतलब स्ट्राइक मार दिया गया। ये इस परेशानी को चूंकि आप झेले हुए हैं, मैं कई बार कहता हूं कि आपका जो इस क्षेत्र का अनुभव है वो मेरे लिए काम आता है अक्सर, कि आप इस स्ट्राइक को झेले हुए हैं, तो मेरे लिए पीड़ा कम हो गई संदीप, मगर मुझे यदि आपसे पहले ये पीड़ा मिलती तो मुझे लगता है ज्यादा पीड़ादायक होता। यही समाज में कहा गया है, एक का अनुभव दूसरे के काम आए, तो सही मायने में अनुभव है। ये रमन भारद्वाज एक बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, और उनका वाजिब है सवाल। व्हाई इंडिया एब्सेंट वोटिंग फॉर श्रीलंका इन यूएन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत एब्सेंट क्यों हो गया श्रीलंका के पक्ष में वोटिंग को लेकर। वो एक
गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया और मुझे लगता है मेरे यहाँ इति जी नहीं, रति अग्निहोत्री इस पे शीघ्र ही आपको रमन जी एक वीडियो उपलब्ध कराएंगी और आपको ये पूरा विश्लेषण देंगी। आपको किस तरह से ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो में जो राजनीति होती है यूनाइटेड नेशन में, वो आपको कहानी कम्युनिस्टों की मैंने बताया है कि किस तरह जब रसिया अत्याचार कर रहा था सोवियत संघ, तब भारत अब्सेंट हो जाता था और अमेरिका के पक्ष में वोट देता था। तो एक बड़ी चीज होती है ये, परंतु इस पूरे मामले को रति अग्निहोत्री इंटरनेशनल न्यूज के साथ आपके बीच में आएंगी। यदि इन्होंने संदीप, यदि इन्होंने छेड़ ही दिया है तो इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे, मुझे लगता है रति बता देंगे इसको विस्तार से। मुझे लगता है कि भारत ने एक बहुत बड़े इमरान खान, और वहां उन्हें सोचा कि भाई मेरी स्वागत ऐसे होगा पार्लियामेंट में, हम ऐसे करेंगे जैसे मोदी जी का पार्लियामेंट में स्वागत हुआ, वैसे हो नहीं पाया। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। एक लाइन में हम इसे खत्म करेंगे, रति से विस्तार से बता देंगी वहां कि वहां पे तमिलों को सताया जाता है और जो जिस चीज के लिए मेनली उनको रोका गया है वो दूसरा है, वो जिसे आप हरा टिड्डा कहते हैं, जो एक हरा टिड्डा आतंकवाद जो है। मुझे लगता है कि भारत ने इसमें ना होकर के एक डबल स्टैंड लिया कि बड़ा एक बेहतरीन चाल चली है कि उसने दिखा दिया कि हम तुर्की और इन टिड्डों के, हरी टिड्डों के साजिश के शिकार नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि तमिलों के मामले में भी पाकिस्तान, श्रीलंका को, बौद्धों को थोड़ा सा रहम दिल, क्योंकि तमिल जो है उस दक्षिण भारत में जिस तरह से उनका प्रभाव है और तमिलों के साथ जिस ढंग से श्रीलंका का व्यवहार है, मुझे लगता है डबल संदेश जो दिया है, एक बड़ा स्ट्रेटेजी जो है भारत ने इस मामले में लिया है। सुनीता बिश्नोई जी का प्रश्न है और मैं सुनीता जी को धन्यवाद कहूंगा क्योंकि एक वो महिला होकर उन्होंने मेरे एक शब्द को सपोर्ट किया, वरना काफी सारे लोग पेटीकोट पत्रकारिता सुनते ही गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो सुनीता जी आपका पहले बहुत धन्यवाद हृदय से। वो कह रहे हैं आप दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही इन पेटीकोट पत्रकारों की खाल उधेड़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद वो कह रही है। तो चलिए, किसी महिला का सपोर्ट मुझे अगर इस पे मिला तो मैं उनका बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि पेटीकोट पत्रकार कहते ही पता नहीं कितने लोग मेरे ऊपर चाल थोप देते हैं। बिल्कुल संदीप जी, मैं भी उन्हें धन्यवाद दे देता हूं क्योंकि मेरे चैनल पे भी शब्द का प्रयोग द मनीष ठाकुर शो पे मैंने किया था। तो एक महिला ने, उन्होंने लिखा कि मैं बहुत इज्जत करती हूँ मनीष जी, लेकिन इस शब्द से आपत्ति है। अच्छा है यदि सुन रही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की कॉमन व्यूअर्स हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, तो उन्हें लगता है कि वो कन्विंस हो गई होंगी आपके इस जवाब से भी और सुनीता जी के इस सवाल से। मयंक लखोटिया जी हैं, वो कह रहे हैं दोनों महानुभाव को एक साथ देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। मयंक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और ये हमारा प्रयास है, क्योंकि कोई किसी को बैन करे तो हम लोग आपस में तो मिलके थोड़ा सा जो है आप लोगों तक अब बात सच पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश जी ने कहा कि आज पहली बार कोई पब्लिशर और लेखक साथ बैठा है, डिस्कशन कर रहा है। मैं भी लेखक ही हूँ, पब्लिशर तो ब्लूम से और अमेजन से लड़ने में मैं बन गया हूँ, और पहले पुराने प्रकाशकों से लड़ने में तब 2013 में मोदी जी पर जो किताब लिखी थी वो लाया था। तो आप मुझे लेखक ही मानिए, प्रकाशक ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सदानंद शिवानंदन जी बहुत अच्छे हमारे लिसनर हैं, दर्शक हैं, उनका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वो कह रहे हैं यू आर बोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक अलॉन्ग विथ हर्षवर्धन, सुशांत सिन्हा, नितिन शुक्ला, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एंड सो ऑन, कीप इट अप। उन्होंने सबके नाम लिए हैं और सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये सारे लोगों को सुनते हैं। और मैं कुछ प्रश्न जो है कुछ प्रश्न मैं और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं एक बार। काफी सारे लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग साथ आया कीजिए और आप लोगों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये जो है एक कोई पूछ रहे हैं कि ये जो राज्यपाल से मिली है भाजपा की टीम महाराष्ट्र में, वो क्यों मिली है? शिकायत कंप्लेंट अब देवेंद्र फडणवीस को क्यों आकर के गृह सचिव से आकर के शिकायत करनी पड़ी? मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है जिसमें अब सिर्फ ये गृह मंत्री का मामला नहीं है, अब ये सीधे मुख्यमंत्री पर भी आरोप लग गया कि मुख्यमंत्री को सब कुछ पता था और मुख्यमंत्री भीष्म पितामह की तरह चुप थे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सिर्फ दुर्योधन उसका दोषी नहीं था, भीष्म भी उतना ही दोषी थे। तो इस कंडीशन में हमारे शास्त्रों में ये बताया कि भीष्म भी उतने ही दोषी थे। इसी कंडीशन में यदि मैं भीष्म नहीं कह रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, लेकिन यदि उन्हें सब कुछ पता था तो उनकी चुप्पी थी। इसका मतलब है, मुझे लगता है कि शिकायत करने गए होंगे राज्यपाल को। अब मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि
कि राष्ट्रपति शासन का भी स्टैंड नहीं बनता, क्योंकि इस पाले में वो चाह ही रहे होंगे कि ये खेल हो जाए। ये नहीं, जब तक इनको अब पूरी तरह से एकदम से उतार देना नहीं जरूरी है कि सरकार बनी ही क्यों। ये दरअसल सरकार बनी ही उसी काम के लिए जिस काम के लिए फंस गई हुई है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं बंगाल का वोटर हूं और बंगाल में पहले कि भाजपा को वोट दूं कि ना दूं, एक सवाल एक पूछा उन्होंने। दूसरा कि सनसनीबाज की दुर्गति देखकर आपको खुशी हो रही है या पत्रकारिता के नाते आपको बुरा लग रहा है? देखिए, वो मनोरंजन हो रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। क्योंकि मजा इसलिए आ रहा है कि मैं इसे कहता हूं कि यूट्यूब ने इन बेईमानों को बदरंग करके सामने रख दिया है। यही काफी है, इतना ही समझा जाए इन्हें। देवांग भट्ट जी बहुत अच्छे हमारे श्रोता हैं, दर्शक, वो कह रहे हैं कि पहले धन्यवाद सुपर चैट के लिए। प्रणाम ठाकुर जी। संदीप जी, क्या ये हो सकता है कि लंपट पवार को 2023 तक चने के झाड़ पर, चने का झाड़ मतलब इन्होंने चने के झाड़ पर चढ़ाओ, यूपीए चेयरमैन के लिए सपोर्ट करो, फिर बोहरा कमेटी जारी करके सारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, ऐसा हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। और हो सकता है, चूंकि लगातार झाड़ पे जिस ढंग से एक्चुअली क्या है कि आप लेफ्ट लिबरल गिरोहों का जो गैंग है, जिसको हम और आप चर्चा करते हैं कि ये भले ही सिर्फ सत्ता में केरल में है, लेकिन ये विमर्श इनके देखिए कि क्या प्रभाव है इनका। अब ये शरद पवार, चूंकि हमारे संस्कारों में उम्र दराज लोगों का बड़ा सम्मान होता है, मोदी जाते हैं मंच पे, किसी बूढ़ी महिला जो सफाई कर्मी उसके पैर छू लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नहीं छू रहा होता है पैर, एक व्यक्ति छू रहा होता है, एक बुजुर्ग सम्मानीय सफाई कर्मी की पैर धोते हैं। हमारे समाज में बुजुर्गों का बड़ा सम्मान है। शरद पवार भारतीय राजनीति में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में से हैं, सक्रिय में। वैसे आडवाणी जी हैं, मगर अब राजनीति में असक्रिय हैं थोड़ी। तो यदि उनका अपमान होगा तो ये इश्यू बना देंगे। इसीलिए मुझे लगता है पवार का सम्मान देते रहो। पवार साहब विभूषण भी होते रहते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ये क्रेडिबिलिटी कि शरद पवार यूपीए सुप्रीमो बन जाएं, आप जानिए कि एक मूल चीज ये है, ये 10 जनपद की सत्ता को खत्म करना। तो मुझे लगता है कि झाड़ पे चढ़ाना कहिए या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, इनको कौन किसको झाड़ पे चढ़ा रहा है कहना मुश्किल है, मगर मुझे लग रहा है कि शरद पवार को इस रूप में यूपीए सुप्रीमो के रूप में सामने ला करके असल चीज ये है कि कांग्रेस के जो वजूद है उसको खत्म करना। और इसी लिहाज से इनको जो झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, हो सकता है कि इनको झाड़ पे चढ़ाया जा रहा हो। काजल जी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पुस्तक दूसरी भाषा में भी लाएं। हम जरूर प्रयास कर रहे हैं और कहानी कम्युनिस्टों की बहुत शीघ्र अंग्रेजी में आ रही है, कहानी कम्युनिस्टों की मराठी में आ रही है और साजिश की कहानी भी मराठी में आने वाली है। और आगे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो पत्रकारिता का काला अध्याय भी अंग्रेजी में आएगी। ये जो है इंदु सिंह जी इसको बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं कि आप दोनों की पत्रकारिता से वो प्रभावित हैं, उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, तो वो उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अनूप चौधरी जी पूछ रहे हैं कि ममता को ये योगी मोदी शाह बाहरी क्यों लगते हैं? उनको वो जो शब्द उन्होंने लिखा है वो मैं नहीं बोल सकता इस चैनल पे, पर हरे टिड्डे जो बाहर से आए हैं वो बाहरी क्यों नहीं लगते? मैं सवाल सुन नहीं पाया संदीप, दोबारा मुझे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। मुझे लगता है ममता को योगी मोदी शाह बाहरी क्यों लगते हैं? देखिए, ये एक स्टैंड है, क्षेत्रीय छत्रपों की एक ये धूर्तता है। आप इसको इस रूप में देखेंगे तो जब नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे 2015 में, तो उन्होंने भी इसी ढंग का इश्यू उठाया था। दरअसल ये दौर ऐसा है संदीप जी कि जब जातिवाद का जहर खत्म हो गया है, तो ये भाषाई, चूंकि बंगाल को उन्होंने भाषा के आधार पे वो करने की कोशिश की है, इसीलिए देश के गृह मंत्री उनको बाहरी लग रहे हैं। उसी बंगाल ने 42 में से 18 सीट दिया है, तो बाहरी हो गए वो और ये भीतरी हो गए। मतलब ये भाजपा बाहरी हो गई जिसके संस्थापक ही बंगाल से हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो खेल है वो खेल धीरे धीरे इन लोगों का खुल रहा है। द्वीपायन घोष आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। कह रहे हैं अच्छा लगा मनीष जी, संदीप जी आप एक साथ आए। बंगाल में, वो बंगाल से हैं शायद, बंगाल में बीजेपी 200% आ रही है, डोंट वॉच न्यूज चैनल। बंगाल की राजनीति को कैसे समझ रहे हैं आप? बंगाल में क्या हो रहा है? मैं बंगाल नहीं गया हूं तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन बंगाल में क्या सत्ता परिवर्तन की कोई आहट लग रही है? ममता की सत्ता जा सकती है?
देखिए, मैंने अपने चैनल द मनीष ठाकुर शो पे, संदीप जी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो साथ में जो कॉमन है वो वहां उन्होंने देखा होगा, कुछ पत्रकारों को लाया मैं वहां पे, और मेरी लगातार जो अपने साथी जो दिल्ली से जो पत्रकार वहां गए हैं उनसे लगातार मैं संपर्क में बात करता हूं। तो वैसे मैं मानता हूं कि कोई 2-4 आदमी से बात करके मिजाज नहीं भाप सकता आज के दौर में, मगर उनका कहना है कि बहुत तेजी में ग्रो हो रहा है। एक चीज वो कहते हैं कि यदि दिल्ली की तरह कांग्रेस और वाम ने अंतिम समय में समर्पण कर दिया, बहुत धूर्तता की तरह से, यदि वाम और कांग्रेस ने अंतिम समय में जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने समर्पण कर दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, तब ममता जीत जाएंगी। लेकिन यदि हो सकता है, उन्हें लगता है ना कि यदि वाम और कांग्रेस को लगेगा कि अरे हम तो ऐसे भी हमें सीट नहीं मिल रहा है, जो जमानत जब्त करवाएंगे, इससे अच्छा जमानत ही जब्त करवा लो और हमारे वोट जो हैं वो ममता को मिल जाए। जैसे दिल्ली में आप देखिए, सोनिया गांधी दिल्ली में रह करके भी दिल्ली में प्रचार करने नहीं निकली, 10 जनपद में बैठी रह गई। राहुल गांधी ने एक जगह प्रचार किया, तो ये परिवार के लोगों ने प्रचार नहीं किया। स्टार प्रचारक कांग्रेस के दिल्ली विधानसभा में नहीं घूमे। इसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा। तो यदि यही खेल वाम और कांग्रेस ने कर दिया ममता के पक्ष में, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी। यदि ये मतलब ये त्रिकोणीय फाइट यदि होता रहा तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत आसानी से गेम मार जाएगी। वैसे भाजपा का इतिहास भी है कि आमने सामने की फाइट से ज्यादा वो त्रिकोणीय फाइट में निकलती है, उसका पूरा इतिहास यही है। और इसलिए जब जब जितना त्रिकोणीय फाइट होगा, भाजपा की संभावना उतनी बलवती होगी किसी भी चुनाव में। सुशील कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार जी ने पूछा है कि रवीश कुमार बड़ा भारी, वो कह रहे हैं, नहीं पूछा नहीं, कह रहे हैं रवीश कुमार निराशावादी, अर्बन नक्सल क्रिप्टो क्रिश्चियन है। रवीश कुमार के निराशावाद पे क्या सोचना है आपको? उसके जिंदगी में, उसके चेहरे पे हमेशा घृणा के भाव क्यों झलकते रहते हैं? उसके अंदर कोई आशा का संचार क्यों नहीं होता? देखिए, जब नफरत में दिन रात यदि आप नफरत में ही होंगे, आप अच्छी बात एक आप खुद ही कहा करते हैं कि दिन रात यदि वो नफरत में यदि होगा तो उसका चेहरा देखिए, उम्र से पहले कितना एक सोशल मीडिया गजब का दौर है संदीप जी। एक फोटो जो घूम रहा है जिसमें इन लोगों के 10 साल पुराने फोटो हैं। 10 साल में बहुत कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है कि आप अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर निकालें तो आपके चेहरे पे चमक होगी। आप 10 साल पुराने मोदी के चेहरे निकालेंगे तो हो सकता है आज उनके चेहरे पे चमक आपको दिखाई देगी। लेकिन इन मक्कारों की देखेंगे 10 साल पुरानी तस्वीर तो आज लग रहा है कि 10 साल में ये 40 साल उम्र इनकी बढ़ गई है, बूढ़े हो गए हैं, 50 साल ज्यादा इनकी उम्र हो गई। दरअसल ये सोचते हुए हताशा, निराशा कि अब तो अपना आका आएगा नहीं, पेट भरेगा नहीं, मतलब इनका पेट इस मोटी सैलरी से भी नहीं भरने वाली है, ये दुर्गति इनका। इसीलिए चेहरे पर इनके उस पेट की खराबी जो है ना वो लिपा हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है। मतलब बुढ़ा, उनके कहा गया है बुढ़ावती जो है उनके चेहरे पे झलक रही है, क्योंकि घर की घरैती इनको पीट रही होगी कि सैलरी खर्च करना पड़ता है, कब आएगी कांग्रेस और कब देगी हमें बंद लिफाफे में हरे हरे कड़कड़ाते हुए नोट। पंकज कुमार जी कह रहे हैं कि शरद पवार की राजनीतिक यात्रा देखकर प्रतीत होता है कि उनकी राजनीति भी ने कभी इस देश का भला नहीं किया, न महाराष्ट्र का किया। क्या आपको लगता है कि कभी शरद पवार की राजनीति ने इस देश का कभी भला किया हो या महाराष्ट्र का ही भला किया हो? देखिए संदीप जी, हम यदि बचपन अपना जो किशोरावस्था याद करते हैं तो हमने बचपन में यही पढ़ा है, यदि याद एक मंत्री का रहे, इस देश का कृषि मंत्री कौन है, तो हमें आज भी लगता है कि शरद पवार इस देश के कृषि मंत्री हैं। और वो शरद पवार कृषि और किसानों पे बोलते हैं। इस देश में यदि किसानी को चौपट किया गया, जड़ से यदि खत्म किया गया, आज यदि शहर की तरफ भागते हुए लोग किसान से मजदूर बने, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी में हम सब ने पढ़ी है, तो उसमें शरद पवार की भूमिका है। तो ऐसे ऐसे शरद पवारों ने अपने दौर में क्या किया है, इसके लिए इतनी ही कहानी है। यदि हम एक जगह आंख बंद करें कि भारत का कृषि मंत्री कौन है, तो हम वर्तमान कृषि मंत्री को कई बार भूल जाते हैं। हमारे जहन में वही शरद, क्योंकि हमने बचपन में नाम जो भारत के मंत्रिमंडल को हमने जो है रटा है, जब तो कृषि मंत्री के लंबे समय तक हमने शरद पवार को ही रटा है। तो इसीलिए अभी तक हमारे जिसमें वही है। एक हम लोग फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलते हैं, तो भारत का कृषि मंत्री अगर चित्र बनता है शरद पवार का, तो भारत का जातिवादी नेता का चित्र किस पे बनता है? खेलते हैं, 2-3 देखते हैं जनता का। जातिवादी नेता कौन है सबसे बड़ा? अब ये जनता पे छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि आप 2 लोगों को जानने दीजिए, वरना ये जाति मार हो जाएगा कि भाई हम जातिवादी हैं तो हम जातिवादी हैं। और कुछ लोग भारत का सबसे बड़ा जो माइनो गिरोह है, उसका मुखिया कौन है? वो तो आंटी हैं खुद।
देखिए और भारत का सबने सबसे बड़ा आपने माफिया, पब्लिक पे छोड़ दिया, आपने पब्लिक पे छोड़ दिया, पब्लिक ने जवाब दे दिया आपको सब कुछ। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल माफिया जिसको खरदूषण पुरस्कार मिला वो कौन है? पत्रकार में पूछ रहे हैं ना? नहीं, भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल माफिया, पत्रकार भी कहिए, किन किन को खरदूषण पुरस्कार मिला है? पत्रकार में तो देख ही रहे हैं आप कि इतना बड़ा पुरस्कार एक चिरकुट को मिल चुका है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो इंटरनेशनल हो जाएगा कि वो चिरकुट जो है इतना बड़ा पुरस्कार पाया है और भारत सरकार उसे सता रही है। तो वहां पर भी खरदूषण देखिए, महाराष्ट्र से मुझे लगता है अच्छा आते हैं अच्छा, मोटे तगड़े हैं। एक देखिए सवाल का पब्लिक ने जवाब, जवाब भी दे दिया आपको। पंडित भाई एक सवाल का जवाब, भारत का वो नेता जो बिना अधो वस्त्र पहने संसद विकृत पहुंच गया मुख था। वाला लोग जो नहीं, भारत का जवाब वो पूरी तरह नेता से जो दे बिना रहे अधो हैं। वस्त्र पहने संसद पहुंच गया था। लगता है मेरे मोबाइल पे कुछ कॉल आए, इसके कारण आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही, हाँ कुछ लोग कॉल लगातार कर रहे हैं इसीलिए मुझे लगता है कि आवाज नहीं, मेरे मेरा मोबाइल। ये एक सवाल का पक्का जवाब दीजिए, भारत का वो नेता जो बिना अधो वस्त्र पहने संसद पहुंच गया था। अरे बाप रे। ओहो। चलिए सवाल कुछ कौन करते हैं। दिवांग भट्टी एक सवाल कर रहे हैं, दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती पर अटैक पर कुछ कहिए, पुलिस एचएम अंडर है फिर मौन क्यों, बीजेपी दिल्ली में जोकरों की लीडर क्यों बनाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है इनका। पहले तिवारी गुप्ता कपिल मिश्रा टॉप लीडर नहीं दिखते। इनका दो तीन कहना है जो सराय काले खान में हुआ, हम नाम नहीं लेंगे, उनको हरे टिड्डे कहेंगे। जो जय भीम का नारा होता है और जब भी भीम पर अटैक करता है मीम हरे टिड्डे, तो पूरी मीडिया तो खामोशी रखती है। दिल्ली पुलिस जो स्वयं गृह मंत्रालय के अधीन है उसका ये रवैया क्यों है? एक दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अच्छे नेता क्यों नहीं चुन पा रही? केजरीवाल के स्तर का केजरीवाल जितना ही लोमड़ी नेता क्यों नहीं चुन पा रही? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बेचैन करने वाला है कि दिल्ली में हताश है पब्लिक इन जोकरइयों से, जिन लोगों ने कहा कि हम आज देखिए कि केजरी का एक मंत्री जेल चला गया और किस तरह का, और उस राज्य का कानून मंत्री था वो। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में क्या ड्रामेबाजी करके आया, तो योगी ने ठुकाई की, डाल दिया। बिल्कुल। अब ये देखिए कि पब्लिक दरअसल लाचार है और ये जिसे आप हरा टिड्डा कहते हैं उसका जो वोट है, जो सराय काले खां प्रकरण में, उसे पता है कि कांग्रेस, वो ऐसा नहीं है कि केजरी को पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस को वो वोट दे नहीं सकते। केजरी को पता है इस वोट की मजबूरी हमारे पास आने की ही है और कोई चारा नहीं है। ऐसे में सही बात है कि लोमड़ी उसी, आप उसके सामने उसी ढंग के नेता को रख सकते हैं। इस ढंग के एक आपसी जो गढ़ है, दरअसल दिल्ली में भी जो आपस की लड़ाई है ना, दिल्ली में एक तरह से बनिया कल्चर जो हुआ दिल्ली में, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दिल्ली में एक ही संस्कार से आगे बढ़ती रही है। इसीलिए जो भरोसा कांग्रेस पर नहीं है दिल्ली की पब्लिक को, वही भरोसा इनके ऊपर भी नहीं है। कोई खड़ा वैसा नहीं हो पाया जो इनको काट सके। दिल्ली की राजनीति में दरअसल वो जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोगों की जो राजनीति दिल्ली में हुई, दिल्ली उजरी और बिखरी हुई है। तो दिल्ली में बीजेपी की राजनीति वही लोग करते रहे और कांग्रेस की राजनीति भी वही लोग, सिर्फ झंडा का अंतर रहा मुझे लगता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि एक सांपनाथ और एक नाकनाथ। इसी राष्ट्रीय राजधानी में 7 के 7 सांसद जो बीजेपी से जीत जाते हैं और पूरा नेस्ते नाबूद हो जाते हैं विधानसभा में। तो मुझे लगता है कि एकदम से स्पष्ट है कि दिल्ली में विधानसभा के अंदर में जो नेता हैं दिल्ली के, उसमें कोई फर्क पब्लिक को नहीं नजर आता कांग्रेस और बीजेपी में। इसीलिए लाचारी में ये भाई साहब जो है झंडा फहराते हुए नजर आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद बबीता एसजी सुपर चैट के लिए। और इनकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि मैंने राजनीति बहुत लंबे समय कवर किया है। दिल्ली के लोगों को हम लोग कई बार कह देते हैं, मैं भी दिल्ली वाला हूं, दिल्ली का वोटर हूं, मुफ्तखोर और जो भी, पर दिल्ली के साथ एक बड़ी समस्या है कि भाजपा और कांग्रेस उसको लीडरशिप नहीं दे पाई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार एक लीडर देने का प्रयास किया, हर्षवर्धन, और दिल्ली की जनता ने उसको केजरीवाल से ज्यादा सीट दे दिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार भाजपा ऐसे नेताओं को चुन रही है जो जिनका सत्ता, जनता का भरोसा उनके शासन में नहीं है, उनमें नहीं है। अभी के अध्यक्ष को ले लीजिए,
ठीक से उसके नाम भी कोई नहीं जानते हो और केजरीवाल को हर कोई जानता है। तो सवाल आपके पास है कि विकल्प नहीं दिया है भाजपा ने, तो आलू बैगन टमाटर कैसे चुन लिया जाए? आलू बैगन टमाटर चुना था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सारे मंदिर ही कब्जे कर लिए हमारे चारों धाम के। तो भाजपा का मतलब ये नहीं है कि हिंदू हितों को छोड़ दिया जाए। अब आपने वहां देखा कि वहां हिमाचल में हमारे जो मंदिर है, मंदिर में हरे टिड्डे भोजन बना रहे थे। तो क्या कहोगे? इसलिए जनता बहुत रुष्ट है। आपको सच बताऊं, अभी होली पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि होली नहीं खेल सकते हो। तो जनता रुष्ट है। 21 साल के बच्चों को शराब पिलाने लगे हैं ताकि नशे में पूरा दिल्ली डूब जाए, इनको वोट करे। पर भारतीय जनता पार्टी किसी आदर्श गुप्ता टाइप को अध्यक्ष बनाकर चाहेगी जीत जाए, ये भी संभव नहीं है। मुझे लगता है कि काफी लंबा जो है डिस्कशन हो गया है और मैं आप सबसे नीलम अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिनका प्रश्न लिया। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग कम से कम जो पत्रकारिता को लेकर एक्सपोजर हो रहा है उसको समझिए, क्योंकि वो जो चौथा खंभा है वो मानस बनाने का काम कर रहा है। वो असल में आज के दौर में वो इन्फ्लुएंसर शब्द है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आपको जब पता चल जाए कि किसी रवीश कुमार के भाई के लिए कपिल सिब्बल वकालत करते हो, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी विचारधारा किस तरफ है। या आप तब समझ पाएंगे कि जब कोई रवीश कुमार जेएनयू के नारों को ना दिखाना पड़े इसलिए अपने चैनल के मुंह काले करता है, तो आप समझ पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे काले चेहरे आपको मनीष ठाकुर जी की जो पुस्तक है पत्रकारिता का काला अध्याय, मेरी टीम ने आपको लिंक दिए हैं, उसके जरिए आपको एक्सपोज करती है। 10-12 अप्रैल तक वो पुस्तक आ जाएगी। पुस्तक छपने जा चुकी है और बड़े प्रिंटर के यहाँ हमारी पुस्तक खासकर कपोत की छपती है, जो इंटरनेशनल स्तर के हैं, थोड़ा बैकलॉग होता है। मिनिमम छपने में मिनिमम 21 दिन जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग उसको बुक करते रहिए। सबकी लिस्टिंग हो चुकी है, आते ही 2 से 3 दिन में सारी बैकलॉग को समाप्त कर दिया जाएगा। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा अगर आप इंडिया स्पीक दिल्ली के दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, बहुत सारे सवाल हमसे भी द मनीष ठाकुर शो पे लोग पूछते रहते हैं कि किताब कब तक आ जाएगी, तो आपने इसको ज्यादा क्लियर कर दिया। मुझे लगता है कुछ किताब में जो व्यूअर्स हैं, यहाँ पे लिंक है, हम द मनीष ठाकुर शो पर भी उनको लिंक रेगुलर मिलता है और उनको 10-12 तारीख तक जो आएगा वो किताब उनको, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसी ढंग से मिलना। कई लोगों को पेशेंस नहीं, बहुत ज्यादा लंबा समय हो रहा है, तो इतना टाइम तो लगता ही है, मगर फिर भी मैं कहूंगा उस किताब में ये जो पत्रकारिता, इसलिए सिर्फ नहीं समझने, कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पत्रकारिता पे लिखी गई है। मुझसे कई लोग पूछते हैं किताब किस चीज पे है, तो पत्रकारिता तो हम तो पत्रकार नहीं हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पत्रकार नहीं है, मतलब सिर्फ पत्रकार हैं उनके लिए नहीं है, ये समझने के लिए जरूरी है मुझे लगता है इस किताब के माध्यम से कि कैसे मात्र केरल में जिन लोगों की सरकार है, बंगाल में खत्म हो चुके हुए हैं, देश में जिनका राजनीतिक वजूद कहीं नहीं है, इस देश के लोकतांत्रिक चरित्र में जिनका कहीं कोई स्थान नहीं है, पत्रकारिता और लेखन में ही जिनका स्थान है, वो कैसे भारत की राजनीति को अपने ढंग से चलाते हैं, कैसे एक आंदोलन जीवी जो है यादव जी हैं, वो हर जगह से पूरे सिस्टम को नचाते हैं। मुझे लगता है इस किताब के माध्यम से आप उस चरित्र, उन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो कपोत लेकर के आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि संदीप जी लगातार इस मेहनत को कर रहे हैं कि कोशिश ये रही है कि अप्रैल के सेकंड वीक, मतलब फर्स्ट वीक में आ जाए, सेकंड वीक तक ही आ जाएगा और आप सबके पास धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि उनका कहना है कि उस पे जो है प्रकाश लेखक के स्वास्थ्य हो, तो हम प्रकाशक से चाहेंगे कि ये उस रूप में उनको मिल जाएगा, ये प्रयास किया जाएगा जो प्री बुकिंग जिन लोगों ने की हुई है। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। और जाते हैं मनीष जैन जी, आपका बहुत धन्यवाद। और वो कार्य फॉर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्ड वाई सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन। एक केंद्र सरकार की एक बाध्यता है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अभी दौड़ा देगी, तो इसलिए महाराष्ट्र में वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। परंतु ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है ऑलरेडी इसकी जांच कर रही है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि जल्दी पुस्तक चाहिए, तो पुस्तक छपने की प्रक्रिया होती है, इंटरनेशनल स्तर की पुस्तक छपने में महीने लगते हैं। और यही जब मैं ब्लूम्स के साथ, मैं तो बड़े पब्लिशर के साथ काम कर चुका हूं, वो भी महीने महीने, वहां आपको ध्यान नहीं होगा कि अमेजन पर 3 महीने पहले प्री बुकिंग में डाला जाता है। 3 महीने लेते हैं अमेजन पे प्री बुकिंग में, यहाँ सिर्फ आपसे 1 महीने लिया गया है।
तो क्या है कि भारत के सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की कुछ लोगों की आदत बन जाती है। पश्चिम की संस्कृति जो है, सर्टिफिकेशन जो है उनको अच्छा लगता है। अमेजन पर ध्यान दीजिएगा, 3-3 महीने लगते हैं प्री बुकिंग पुस्तक को, और ये मेरी पुस्तक के साथ हो चुका है, खासकर ब्लूम्स में। इसलिए आप लोगों को मिल जाएगी अप्रैल जो है फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। प्री बुकिंग वालों को कोशिश किया जाएगा कि प्रयास रहेगा मेरा कि लेखक का हस्ताक्षरित कॉपी मिल जाए, परंतु जिनको बहुत जल्दी होगी उनको ऐसे ही चली जाएगी, और जिनको लेखक का हस्ताक्षरित कॉपी चाहिए उनको भेज दी जाएगी। तो आप सब अपना धैर्य बनाए रखिए, और यहाँ किसी लाला के पैसे से पब्लिकेशन नहीं चलता है, मैं बहुत सपाट बोलता हूँ। आप प्री बुकिंग करेंगे तो पुस्तक आपके हाथ में होगी। ये सिस्टम है कि आप अगर अपना उस पुस्तक के लिए, कंटेंट के लिए आप अगर पे करेंगे तो यहाँ से आपको शोध, संसाधन, समय और श्रम, यहाँ से हम 4 एस दे रहे हैं, हम आपसे 1 एस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।